बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी साबिक इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पहले दिन के इक़दामात और फिर बिलखुसूस फैजाबाद धरना नज़रसानी केस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ली। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया टेक, जिसमें हम सऊदी अरब इजराइल डील और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के इख्तिताम के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की तरफ से बंदोबस्त किया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। दूसरी जानिब अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज नहीं हो सका। जराए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीर के रोज लाहौर पहुंचेंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा और पहले स्टेज पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। इसी सिलसिले में पहला वर्कर्स कन्वेंशन साहिवाल में होगा। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनी मसाइल का जिक्र किया जाए तो नैब तरमीमी बिल कल अदम करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस फिर से खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तरफ से जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाती हैसियत में 24 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 तारीख को तोशाखाना केस में तलब किया गया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या नैब केसेस खुलने से पीपल्स पार्टी की सियासत असरअंदाज होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपने साबिका इत्तेहादी के साथ सियासी मसाइल हल करने में नाकाम नजर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ये कहने पर मजबूर है कि मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड के रास्ते में हायल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त जो एक क्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, सो क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया साहिबा, आपकी मेहरबानी कि आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का हमेशा एक मुतालबा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीके से उनको मौका दिया जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए और ट्रीटमेंट की जाए। डेफिनेटली जब ये देखा गया कि PMLN की तरफ से जो है कुछ इस तरह की चीज़ें हुई और कुछ उनको माहौल ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो कोई फेवरेटिज्म जैसी कोई ट्रीटमेंट मिल रही है, तभी पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसा मौका मिले। जिस तरह आप देख के कुछ केयर टेकर सेटअप आने के बाद भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जो कि ऑब्वियस हो गई थी, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया। और हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई एक्स्ट्रा फेवर चाहिए, हम सब ये चाहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि ज़्यादा ये आपको शिकायत हो रही है कि उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है। सो मुस्लिम लीग नून किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि आपको पता होगा कि जो सबसे एक अलार्मिंग इशू ये था कि इलेक्शन का हम कह रहे थे कि इलेक्शन कब हो रही है, किसी को डेट नहीं पता थी। शायद इलेक्शन कमिश्नर को भी डेट नहीं पता थी, लेकिन PMLN वाले बहुत ही वसूख के साथ कह रहे थे दोस्त हमारे कि जी फरवरी के फलां तारीख को होगी। तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये बात की गई, जब हमें नहीं पता या आप एज एंकर हैं, एक सीनियर एंकर हैं और आपको नहीं पता कि इलेक्शन कौन सी डेट को होने हैं। पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के 4-5 रहनुमा बोल रहे हैं जी फलानी तारीख को इलेक्शन होनी है। तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन मार्क पैदा हुई कि भाई हाउ दे आर सेइंग दिस, और उनको कैसे पता चला, हाउ दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कि उनको ये चीज पता है। तो दिस वाज द इशू।
अच्छा, इसके साथ ही साथ क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन की डेट को लेकर मामला सारा इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता है, आप लोग इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इसी तरीके से बात कर रहे हैं, सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है? देखें, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कौन मैनेज कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर कहीं से भी ज्यादती होगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी बोलेगी। अगर कहीं पे देखा जाएगा कि कहीं पे फेवरेटिज्म हुआ और कहीं पे जो है किसी को इग्नोर करने की कोशिश की गई या किसी को मौके इक्वली नहीं मिले तो डेफिनेटली होगी। देखें, अभी भी एक जो सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्यादती की गई है कि अभी तक डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट को बंद कर दिया है। अब डेवलपमेंट को बंद करना पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी कंप्लेंट है, और डेवलपमेंट को बंद करना मतलब आप उन मासूम लोगों के साथ खेल रहे हैं जो लोग ऑलरेडी एक अताब में थे। जब सैलाब आए, सबसे ज्यादा सैलाब का नुकसान सिंध में हुआ, तो सिंध में 21 लाख से ज्यादा घर जो हैं वो घर गिरे थे। 21 लाख खानदान की बात कर रहा हूँ, 21 लाख अफराद की बात नहीं कर रहा। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो पता चलेगा करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हुए। तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट उनके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर उनको घर बना के दे रही थी। घर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो सारे काम रुक गए हैं क्योंकि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी नए काम नहीं कर सकते। अब देखिए, जब भी असेंबली होती है, असेंबली का ये मैंडेट होता है कि वो बजट पास करे। सिंध असेंबली ने भी बजट पास किया जिसमें लोगों को पीने के पानी की स्कीम्स थी, लोगों की सड़कों की स्कीम्स थी, लोगों की हेल्थ की स्कीम्स थी, लोगों के बेसिक हेल्थ यूनिट की स्कीम थी। तो वो सारी स्कीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन क्योंकि होने वाले इसलिए बंद कर देते हैं। भाई, जब तक आपने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, आप जो भी बंद कर रहे हैं वो इलीगल काम है। अच्छा, इसमें मुझे बताइए, बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी एतराज था कि शायद पंजाब में या कहीं और पे ये चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड स्पेशली सिंध के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंद कर दिया गया। जी, हमारा एग्जैक्टली यही है कि जी बाकी जगहों में चलिए, अब लेट्स सपोज अभी आपको पता है बिजली महंगी कितनी है और कितना सब अजाब आया हुआ है। सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 2 लाख से ज्यादा घरों को मुफ्त में जो है वो हम सोलर लाइट्स लगा के दे रहे थे, सोलर के पैनल लगा के दे रहे थे, सोलर की बैटरी दे रहे, सोलर सिस्टम पूरा दे रहे थे कि 2 लाख घरों को दे रहे थे। अब अगर इस वक्त वो काम बंद ना किया जाता तो वो अगर काम चलता रहता तो जो लोग इस वक्त सड़कों पे सरापा एहतजाज से महंगी बिजली की वजह से उनको एक मुफ्त में एक चीज मिल रही थी हुकूमत ने, आप उनको रोक रहे हो, आप लोगों की तरक्की रोक रहे हो, आप लोगों का काम रोक रहे हो। वो चीज जो है वो हम पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। जब आपका शेड्यूल अनाउंस हो जाए फिर आपको जो फैसले करने हैं फैसले करें। ये थोड़ी कि आप शेड्यूल आप 6 महीने तक अनाउंस ना करें, आप ऊपर से डेवलपमेंट भी बंद कर दें। अच्छा शर्जील मेमन साहब, अभी इलेक्शन कमीशन, आप सही कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डेट तो नहीं आई है, बट अब इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूर ऐलान कर दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक में हम इलेक्शंस करवा देंगे। सो अभी भी आपको कहीं इब्हाम है, अभी भी लगता है आपको कोई अनसर्टन चीज़ें हैं, एक डेट अनाउंस नहीं होती तब तक मामलात ऐसे ही रहेंगे? मैं थोड़ा और वाज़ेह कर लूँ आपकी बात को करके कि अगर आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लास्ट वीक ऑफ बिल्कुल लास्ट वीक ऑफ जनवरी ना, तो मैं थोड़ा और हाइपोथेटिकल कहता हूँ, ठीक है, आप 30 जनवरी कर दें और इलेक्शन कमीशन की आसानी करता हूँ ना, अगर इलेक्शन कमीशन की बात इतनी ठीक है 30 जनवरी की डेट अनाउंस कर दे इलेक्शन कमीशन और शेड्यूल अनाउंस कर दे, बात खत्म हो गई ना। ठीक, ओके। मैं तो और उम्र याद कर रहा हूँ, हो सके लास्ट वीक जो है वो शुरू होगा 23 जन से, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप लास्ट वीक अगर 30 जन कर रहे हैं, आप करके आप शेड्यूल अनाउंस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये एतराज़ात नहीं होंगे, इब्हाम नहीं होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है, जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन पे हो रहे हैं। अच्छा, साथ ये भी बताएं कि अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें आपने कहा कि उनके बहुत सारे लोगों को डेट पहले से पता थी और किसी को ये चीज़ नहीं थी, तो इससे ये तासुर मिला कि शायद कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रही है। अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, फिर उन्होंने कहा कि जी वापस आते ही उनका मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा होगा, फिर अगले दिन वो अदालती मामलात भी हैं कि जी हम अदालत में पेश हो जाएंगे। बट आपको लग रहा है कि पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त है, और जैसे हम सुन रहे थे कि बिलावल साहब पंजाब से शुरू करेंगे इलेक्शन कैंपेन, वो नहीं हो पा रही है? क्या वजह है कि नून लीग तो शुरू कर रही है नवाज शरीफ की वापसी पर इसी महीने 21 को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां नजर नहीं आ रही? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इलेक्शन में बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। अच्छा। और जो पल्स है इस वक्त लोगों की, मैं जलसों पे नहीं जाऊंगा, मैं टीवी के बयानों पे नहीं जाऊंगा, मैं रैलीज पे नहीं जाऊंगा, किसी की कोई स्टेटमेंट हो, किसी की कोई स्ट्रेटेजी उस पे नहीं जाऊंगा। लोगों की पल्स की इस वक्त लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि ऐसी लीडरशिप हो
जो उनके मसाइल को हल कर सके। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मसाइल किसने हल किए हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के शुजरा निकाल लेते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दौर में जो जो काम हुआ है उसको निकाल लेते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों को रिलीफ दिया वो निकाल लेते हैं। लोगों को उम्मीद किस में? लोग उम्मीद, अगर लोगों की उम्मीद इस वक्त आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लोग सपोर्ट करेंगे, लोग नहीं देंगे किसी और को वोट। मैं समझ पीपल्स पार्टी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पंजाब में रिजल्ट देगी। साउथ पंजाब तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, सेंट्रल पंजाब में बहुत टफ टाइम देगी पीपल्स पार्टी। और अगर कोई खुशफहमी में है कि जी वो उसके पास लोगों की सपोर्ट होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। मतलब जो होगा फेयर होगा, हम चाहते हैं कि फेयर हो, लेकिन हम चाहते हैं जो हो फेयर हो। और पीपल्स पार्टी अपना एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ये मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। यानी सिंध जो पीपल्स पार्टी के हवाले से कहते हैं कि जी वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक ही महदूद है, सिंध ही जीत सकते हैं और कहीं नहीं निकल सकते, किसी और सूबे में नहीं, और खास तौर से पंजाब के हवाले से। देखिए सादिया साहब, सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वहाँ मुकाबला नहीं है। बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि अब इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने जीता। लास्ट अगर बाई इलेक्शन देख लें, मैं कुछ कर दूं आपको इजी कर कि लास्ट बाई इलेक्शन में मुल्तान की सीट जो है पीपल्स पार्टी ने जीती, कराची मजीद की सीट पीपल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की सीट पीपल्स पार्टी ने जीती, अभी बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। तो आप तो पूरे पाकिस्तान में देख लें कौन इस वक्त पेनिट्रेट कर रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइए, ठीक है आप पंजाब से बिलावल साहब ने फैसला किया है कि अपनी पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ वो वहीं से करेंगे, लेकिन साथ ही आपके जो लीडर्स पे केसेस खुल गए हैं, दोबारा नाब केसेस। अब मैं देख रही थी कि 24 अक्टूबर को नाब ने तलब भी किया है, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म, फिर प्रेसिडेंट जरदारी भी हैं, जाली बैंक अकाउंट केस है, तोशा खाना केसेस हैं। अब ये नाब के केसेस शुरू करने की इस वक्त जो टाइमिंग है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपकी पॉलिटिकल कैंपेन पे कोई असर पड़ेगा? देखिए जी, मजे वाली बात की जो एक नई अमेंडमेंट आई थी, खैर अमेंडमेंट मैं पर्सनली तो मेरे अपने बिल्कुल डिफरेंट ख्यालात हैं। मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्टिस बंदियाल साहब ने जो जाते जाते कमेंट्स दिए और जिस तरह काम किया, ये वही जस्टिस बंदियाल साहब थे जब इमरान खान के ऊपर केपी के बीआरटी का केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सत्ती साहब ने कहा कि इनके खिलाफ नैब और एफआईए जो है वो कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेट करे, इंटरोगेट करे, प्रोब करे केपी के बीआरटी को। तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई गई ये अपील लेकर और वहां पे जस्टिस बंदियाल साहब खुद, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने खुद 3 दफा स्टे दिया कि नैब और एफआईए मना किया कि केपी के बीआरटी पे इमरान खान को आप इंटरोगेट ही नहीं कर सकते, पीटीआई को इंटरोगेट ही नहीं कर सकते, वो केस खोल ही नहीं सकते। मतलब मैं एक सेकंड के लिए आप बन जाएं गेस्ट, मैं बन जाता हूं एंकर, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि कोई भी जज किस तरह कह सकता है कि जी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि जी उनके पास एम्बेजमेंट के शिकायतें हैं, आप इसको करें, और बंदियाल साहब कह रहे हैं कि जी इसको प्रोब ना करें, इसको कोई टच ही ना करें, वजह क्या हो सकती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? नो, ऑब्वियसली ही कांट से दैट। अगर एक वहां पे चीज चल रही है जो लोअर कोर्ट में, पहले वहां से चीज होगी तो फिर आगे जाएगी ना। बट हमने देखा है माजी में ऑर्डर किया है, लोअर कोर्ट ने ये और नैब को ऑर्डर किया है कि आप जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये तो आई थिंक हम काफी अरसे से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर करप्शन नहीं होगी तो भी सामने आ जाएगी, होगी तो भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही है, प्रोब होना चाहिए। लेकिन उसको साहब ने प्रोटेक्शन शील्ड दी इमरान खान को, तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड। तो आपका जो मैं सवाल पाया जाता हूँ कि ठीक है केसेस खोलेंगे, पीपल्स पार्टी ने पहले भी इनको फेस किया, आज भी फेस करेगी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पहले भी जेलों में गई है, कभी किसी चीज से नहीं डरी है, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जेलों अदालतों से क्लीन चिट लेके क्लीन हुई है। पीपल्स पार्टी ने कभी मैदान नहीं छोड़ा, पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क छोड़ के नहीं गई, पीपल्स पार्टी ने कभी पीठ दिखा के नहीं भागी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो इस मुल्क के लिए किया है, जो इस मुल्क को आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान में मैली आंख नहीं लगा के देख सकती, क्योंकि हम लोग एक एटमी ताकत है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लोगों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमें बीआईएसपी दिया, हमें मजदूरों को पार्टनरशिप दी, हमें सूबों को हुकूक दिए, आगाज हुकूक। बलूचिस्तान में 5000 चीज़ें दिखा सकता हूँ। इस वक्त भी जब सिंध हुकूमत में हमारी थी तो हमारे सिंध हुकूमत में
जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान से, आप एक जर्नलिस्ट है, आपको कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में जो मेडिकल फैसिलिटीज टॉप क्वालिटी की सिंध में हासिल है, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक शहर बता दें, मैं सूबे की बात नहीं कर, कोई एक शहर बता दें जहाँ पे NICVD की तर्ज के हॉस्पिटल हो, जहाँ पे किडनी के ट्रांसप्लांट होते हो, जहाँ पे लिवर के ट्रांसप्लांट होते हो, जहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल हो, जहाँ पे साइबर नाइफ कैंसर के हॉस्पिटल मुफ्त में होते हो। शर्जील मेमन साहब, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डिस्पाइट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स जो आप मुझे बता रहे हैं, इस वक्त गिनवा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रोजेक्ट नहीं कर सकी? मार्केटिंग जो कहते हैं ना प्रोजेक्ट्स की, उसमें आप लोग कामयाब नहीं हो सके। मुझे याद है आपने लाहौर में भी सोशल मीडिया को लेकर एक कोई सेरेमनी जिसका आगाज़ किया था, कोई कैंपेन वहाँ से चली थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे देख लीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात हो रही होती है, कहीं पर उसको करेक्ट नहीं किया जा रहा होता, कहीं पर आप लोगों का नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा होता। ये चीज़ मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? देखिए, आपकी मैं इस बात को अग्री करता हूँ। अच्छा, लेकिन उसको अग्री करने के बाद एक और चीज़ भी कहता हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग काम ज़्यादा करते हैं, गिनवाते कम है। बाकी लोग जो जितने भी थे ना, वो काम कम करते थे और बोलते ज़्यादा थे। कोई एक लीडर था, उसने कहा कि मैं 50 लाख घर भी बना के दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां भी दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं पासपोर्ट की इज्जत भी करवा दूंगा एक और। मैं बाकी किसकी क्या बात करूं? हमारे पास डिलीवरी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि मैं कौन से अदवार की, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदवार गिनवा सकता हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का अदवार गिनवा सकता हूँ, मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब का के दौर के मैं एक चीज़ गिनवा सकता हूँ। आज अगर पाकिस्तान में कंपैरिजन कर लिया जाए 2013 में जो कमोडिटीज़ के रेट थे, जो डॉलर के रेट थे, जो आपके GDP थी, जो सारी चीज़ें जो 2013 में एंड किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जो से और आज की फिगर देखने ज़मीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा आपको कि पीपल्स पार्टी ने सबको क्या दिया। और जहाँ तक आपकी बात की, यस, हमने बेतहाशा प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन अब बैठ के हम शुरू कर हमने ये देखिए बात सुने, ये हमारा फर्ज है एज अ पार्टी अगर हमने किया। और मैं अच्छा, एक तो हमने किया, किसी और ने किया, मसाला तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि मैंने ज्यादा काम किया, मैं एक आपकी लाइफ इजी कर लूँ। मैं आपको बोलूँ, एज अ जर्नलिस्ट, आप पूरे पाकिस्तान का सर्वे करा देंगे कौन सा सूबा है जहाँ हेल्थ की इतनी बड़ी फैसिलिटीज मुफ्त में मिल रही हैं, और उस सूबे के बजट से जो चीजें बन रही हैं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज करवाने यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। ईरान से लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग इलाज करवाने आपके पास आ रहे हैं, आपकी चंद हॉस्पिटल में जो हमारे पास मौजूद हैं, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जो कहीं और उसका कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो, और सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप भी मेहनत मजदूरी करते हैं, हम भी मेहनत मजदूरी हर कोई इंसान करता है, इसलिए अपनी सेहत के लिए। सेहत की मुफ्त सहूलियात जो आपको सिंध हुकूमत दे रही है, और टॉप ऑफ द लाइन आपको सहूलियात दे रही है, देयर इज नो कंपैरिजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने काम किया है, एनर्जी सेक्टर में काम किया है। आपके इस वक्त पाकिस्तान में सस्ते में सस्ती बिजली मिल रही है, थर के कोयले से बिजली मिल रही है आपको। जी, इनाम मेमन साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फायजीसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेने के बाद पहले ही दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख रकम करते हुए वो तमाम अहम फैसले जो सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत में ना कर सके, वो कर गुजरे। चीफ जस्टिस की पहले दिन की अदालती कार्रवाई का जायजा लिया जाए तो उन्होंने पहले ही दिन फुल कोर्ट मीटिंग तलब की, फिर पहले ही दिन फुल कोर्ट तश्कील करते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत की, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से फुल कोर्ट की समाअत को लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया। मजीद अहम अमूर का अगर तस्करा करें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को खुद डिवॉल्व करते हुए सीनियर मोस्ट 2 जजेस के साथ तमाम बेंचों की तश्कील का फैसला किया, और कहा कि कॉज लिस्ट का इजरा भी सीनियर मोस्ट जजेस के मशवरे के साथ किया जाएगा। न सिर्फ अपने इख्तियारात बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार के गलत इस्तेमाल को भी खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। पहले दिन के इक़दामात से अगर आगे चला जाए तो फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस गुज़श्ता 5 साल से समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका, उसको भी समाअत के लिए 28 सितंबर को मुकर्रर किया गया। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें दीगर जजों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल थे। नज़रसानी केस गुज़श्ता 3 चीफ जस्टिस जिनमें आसिफ सईद खोसा, गुलजार अहमद और उमर अता बंदयाल के अदवार में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका था। नवंबर 2018 में
फैजाबाद धरने पर अज खुद नोटिस लेने के बाद फरवरी 2019 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो उस वक्त जज थे, और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया था। फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ कुल 8 पिटीशंस फाइल की गई थी, जिनमें वजारत दिफा, IB, पेमरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, एजाजुल हक और शेख रशीद शामिल थे। 28 सितंबर की समाअत का अगर तस्करा करें तो समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वजारत दिफा, एजाजुल हक, पेमरा और IB की तरफ से नज़रसानी दरखास्तों को वापस लिया गया। दौरान समाअत जब PTI के वकील ने नज़रसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि हम इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपके पास दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है? तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से कहा गया कि हम फैसले को दुरुस्त मानते हैं, हम फैसले को चैलेंज नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं? क्या नज़रसानी की दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम इदारों ने क्या ये तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है? फैजाबाद धरना केस एक लैंडमार्क फैसला है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं, ये सवाल उठा दिया। लिख कर दें कि नज़रसानी दरखास्त का हुक्म कहाँ से आया। 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त से ज़ेर इल्तवा रखते हुए कहा कि किसी को कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, यहाँ सब खामोश हैं और TV पर जाकर कहते हैं कि हमें सुना नहीं गया। अदालत ने 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब कर मात बर्खास्त कर दी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुज़श्ता 2 हफ्ते की अदालती कार्रवाई पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है तमाम इदारों और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़रसानी की दरखास्तें क्यों वापस ली गई हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात उठा सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ माहिरीन कानून मौजूद हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब और जहांगीर खान जदून साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जदून साहब, कैसे देख रहे हैं जब से काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस के ओहदा संभाला है अपना, 2 हफ्ते हो गए, चाहे वो अपने इख्तियारात को कम करना है, फुल कोर्ट बना देना है, उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करना है, 2 हफ्ते कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि जब वो आएंगे तो कोई चेंजेस ज़रूर लाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जिस तरह बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है सुप्रीम कोर्ट, ये 2 सबसे बड़े चैलेंज थे कि 56,000 केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के पेंडिंग है, जबकि कोई ख़ास और पॉलिटिकल केस होता है तो वो फ़ौरन लग जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का टाइम जो है बहुत ज़ाया होता है। तो ये भी एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने हलफ लिया तो उसी दिन एक फुल कोर्ट जो है वो बना दी। हालांकि काफ़ी अरसे से पहले जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं नहीं बना रहे थे, वो नहीं बना रहे थे, हालांकि मुतालबे भी किए जा रहे थे और फिर पीछे तो क्रॉस द बोर्ड जब उमरता बंदयाल साहब थे, हर पार्टी ने मुतालबा किया, हर बार एसोसिएशन ने किया, हर बार काउंसिल ने किया, जी आप ये सारा बनाएं फुल कोर्ट, ताकि एक उसकी वजह ये होती है कि देखें जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको पब्लिक कॉन्फिडेंस या पब्लिक ट्रस्ट जब होगा तो वो उसके लिए सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का ये जरिया होता है। वरना सुप्रीम कोर्ट कोई उसके पास कोई ऐसी छड़ी तो नहीं होती कि वो इम्प्लीमेंट कराए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्प्लिट आएगी ना, तो उसकी जो भी जजमेंट एक बेंच देगा उसका इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा इशू होगा। और आपने देखा है इलेक्शन जो है वो 14 मई को नहीं हो सके, उसकी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा स्प्लिट था। तो अब इन्होंने आते ही सबसे बड़ा काम ये किया है कि अब इन्होंने कहा जी कि मैं अपने जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं उनसे मशवरा करके बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट करूँगा और केस भी लगवाऊँगा। तो बेहतर की उम्मीद है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के भी, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप दुनिया कायम है और आपको बेहतरी की उम्मीद है। केसेस की पेंडेंसी जो आम बंदे का केस है, देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू है कि एक गरीब और अमीर का केस एक तरह का सुना जाए, केस मतलब फेस को ना देखा जाए, केस को देखा जाए। सबसे बड़ा इशू ये कि जब का जुमला है, बड़ा जुमला है, हाँ जी, उनके तो बड़े जुमले हैं, लेकिन ये बड़ा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जिस भी अदालत के हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर केस को देखा जाए, ना कि फेस को देखा जाए। अब देखते हैं कि आम बंदे का केस जो है वो कितना जल्दी फिक्स होता है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट हाफिज़ एहसान अहमद साहब, ये बताइए, एक जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस के दौर में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं मुख्तलिफ केसेस में, और खुल के जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि जी सीनियर तरीन जजेस खुद से इख्तलाफ जो है वो पब्लिक में हो रहा है और मीडिया पे बात हो रही थी। वो तकसीम का जो एक तासुर था, बल्कि तासुर नहीं था, थी हकीकत में थी, क्योंकि खुद जजेस ये बात कर चुके हैं, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है इनके आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ख़त्म होगा आहिस्ता आहिस्ता।
और वो होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कॉन्डक्ट किस तरह है। और दूसरा ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है 2023 जो है, जो पिछले चीफ जस्टिस साहब ने जो 8 रुकनी बेंच था जिसने 13 अप्रैल को उसको प्रॉस्पेक्टिवली उसके ऑपरेशन को सस्पेंड किया और उसके बाद उसकी हेयरिंग्स जो है वो नहीं हुई, और उसमें आपने देखा होगा कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इन्होंने अपने 2 उसके ऊपर नोट भी भिजवाए थे। एक उससे पहले भिजवाया था कि 184(3) का आप जो भी एक्शन करें उसके प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये किया कि जब 2013 के अंदर ये एक्ट आया तो उन्होंने कहा कि आप इस केस का फैसला करें और उस फैसले के बाद जो है मैं अपनी जुडिशल वर्क उसको काम करूँगा। और तीसरे इसके अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उनकी भी ऑब्जर्वेशंस थी। आपको याद है कि जब नैब अमेंडमेंट केस चल रहा था तो वो साथ साथ ये कह रहे थे कि जी हमें जो है वो एक तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे बात थी और दूसरा उसके अंदर ये था कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका फ़ैसला हमें पहले कर लेना चाहिए। अब 2 चीज़ें जो हैं वो अच्छी हुई हैं। एक ये हुआ ये है कि चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त है वो इस सारे प्रोसेस को बड़ा क्लोजली जो है पिछले 5-6 साल से वॉच करते आए हैं और वो बजाते खुद इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल किया, चाहे वो अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, चाहे साकिब निसार साहब थे, चाहे जस्टिस आसिफ सईद खोथा से गुलजार साहब थे और उमर अता बंदयाल थे। और आपने देखा है कि अनप्रेसिडेंटेड जो है उन्होंने कुछ लेटर्स भी लिखे, गवर्नमेंट को भी लेटर लिखे जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार की सर्विसेज को विड्रॉल पे बात की। फिर उसके बाद 184(3) के भी उन्होंने उसके अंदर लेटर्स लिखे। फिर आपने ये देखा कि एक ऑडियो लीक कमीशन भी बना था जिसके अंदर जो था वो ख़ुद उन्होंने प्रिजाइड किया और उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोयटा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के शामिल थे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक क्लियरली डिवीजन तो नज़र आ रहा था। अब ये है कि जो उन्होंने स्टेप्स लिए है, जो सबसे अच्छा स्टेप्स ये लिया कि 2019 से आज तक हमारा फुल कोर्ट नहीं था, उन्होंने उस फुल कोर्ट के अंदर गए। जो लाइव स्ट्रीमिंग की आपने बात की है कि बजाते खुद जब उनका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि दिखाया जाए और उस वक्त उन्होंने कहा ये फुल कोर्ट इसका डिसाइड करेगा, हालांकि उस वक्त होना चाहिए था। तीसरा चीज़ ये है कि अपने इख्तियारात का, और अपने इख्तियारात का ये है कि मैं ये समझता हूँ और ये हमारी जितनी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसके अगर सर्टेन प्रोविजंस को आप देखें तो ये पाकिस्तान के जितनी भी बार एसोसिएशन थी, सुप्रीम कोर्ट बार थी, हमारी बार काउंसिल, इन सब की ये डिमांड थी कि बेंच कॉम्पोजिशन ठीक होनी चाहिए, अर्ली केसेस की फिक्सेशन होनी चाहिए, 184(3) का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट किया जाने, राइट ऑफ अपील जो उसके अंदर दिया जाना चाहिए, काउंसिल जो है वो अपनी मर्जी का करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थी जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, वो नहीं किया। अब उसका ये है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो 3 तारीख को लगा है, अगर इसके अंदर ये फैसला आ जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग भी बेहतर आएगी, उसके अंदर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और जो अननेसेसरीली क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन पे आया है उसका खात्मा होगा। ठीक है जदून साहब, ये एक और बड़ा अहम केस जिसको जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस दिन लैंडमार्क फैसला करार दिया, फैजाबाद धरने का जो मामला था, अब उसके हवाले से पहले बताइए ये यकायक सब एक के बाद एक नजरसानी अपीलें क्यों वापस अपनी लेने लग गए? ये देखें, पहले तो ये जब लैंडमार्क जजमेंट आई है तो इसका बैकग्राउंड सब आपको पीछे पता है कि बेसिकली TLP का जो धरना था तो उसमें जजमेंट के अंदर काजी फैसल साहब ने तमाम धरनों का जिक्र किया। 12 जो मई कराची के अंदर हुआ, फिर उसके अंदर जो 2014 का धरना था, तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब कलेक्टिवली कज़न जो दोनों थे आपस में वो लेके आए थे, तो उसका भी जिक्र है। तो तमाम धरनों का फिर उन्होंने इस पे बेसिकली फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन उठाया था कि आप जब किसी के राइट्स को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वकील थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में लेट पहुंच रहे थे और एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब लेट पहुंचे, उसके बाद उन्होंने सू मोटो लिया कि जी नोट बनाया कि ये क्यों आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है और जो धरना था उसको गवर्नमेंट की कोशिश के बावजूद नहीं उठाया जा रहा था। तो उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लेके आई धरना उसके फ़ंड का हिसाब किया जाए और सारा कुछ उन्होंने मतलब डिटेल जजमेंट दिया। और उसके आखिर में उन्होंने 1 से लेकर कोई 17 तक डायरेक्शन दिए डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवी, के आप जो है अपनी एजेंसियों को किस तरह ये पाबंद हैं या किस कानून के तहत काम कर रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने आगे बताया था जी कि हम इस पार्टी के सोर्स ऑफ फंड नहीं मालूम कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने कहा अगर आपका ये काम नहीं है तो एक जो दहशतगर्दी आ रही है
उसको आपको सोर्स ऑफ फंडिंग का नहीं पता करना चाहिए कि ये सोर्स ऑफ फंडिंग दहशतगर्द जो है पार्टी है या TLP है उनको कौन फाइनेंसिंग कर रहा है। तो इसमें उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट इस हवाले से है कि उन्होंने कहा है कि जो भी इदारे हैं अपनी दूध के अंदर रह के अपना काम करें और दूसरों के काम में इंटरफेरेंस ना करें। अब इसके बाद जो है वो जितने भी पार्टियां थी इसमें उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया, दे वर नॉट एग्री टू द जजमेंट। और माजी के 3 चीफ जस्टिस और आपको पता है उन्होंने वो नहीं सुना, इसमें काजी फाइज ईसा साहब ने जो पर्सनल उनके फैमिली की उनकी सफरिंग हुई है, तमाम पाकिस्तान की बार एसोसिएशन के साथ खड़ी हो गई और बार काउंसिल, और यही वजह थी कि उनका रेफरेंस जो डिसमिस हुआ। अदरवाइज तो उन्होंने ये प्लान किया था कि इनको सुप्रीम कोर्ट से फारग कराना था इस, और ये स्पेशल इस धरने की वजह से थी। इस धरने के केस ने उनको बजाते खुद और उनकी फैमिली को भी बहुत अफेक्ट किया कि उन्होंने एक ऐसी जजमेंट दी जो आम जज जो है उस हालत में नहीं पास कर सकता। अब इन्होंने रिव्यू सब ने उस दिन सारे ऑल ऑफ सडन सारे चले गए। अब रिव्यू का मतलब ये होता है कि हाँ पहले 3 चीफ जस्टिस ने टेक अप नहीं किया, तो वैसे सब खामोश बैठे हुए थे। हो सकता है पहले करते तो ये कहते जी रिव्यू हमारा सुने, रिव्यू करें। अब जब इन्होंने कहा है इनके आने के बाद वो कह रहे हैं ये रिव्यू सारे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखे ना, अब जो वकील होता है सुप्रीम कोर्ट का वो एक एफिडेविट देता है कि इसके अंदर ये एरर्स हैं। अब उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के वकील को पता कितनी उन्होंने क्वेश्चनिंग की है। उनका इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप क्यों वापस ले रहे हैं? उस वक्त इलेक्शन कमीशन ठीक था कि अब ठीक है, या इन सारे इदारों को पीछे से कोई चला रहा है? बड़े अहम क्वेश्चन उन्होंने उठाए। उन्होंने ये भी कहा ना कि भाई लिख के दें जो भी आप वापस ले रहे हैं, और वापस अभी वो इस पे ऑर्डर पास करेंगे। बाकी तो चलें सबकी समझ में आती है, PTI ने कैसे वापस ले ली नजर सानी दरखास्त? देखें, चीज़ ये है कि जब ये धरना हो रहा था तो उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी और ये तकरीबन 6 नवंबर को इस जजमेंट को 2018 को रिज़र्व किया गया और उसके बाद 6 फरवरी 2019 को ये जजमेंट आई। तो उस वक्त PTI की गवर्नमेंट जो थी वो उसके अंदर आ गई थी। हम पहले ही दिन से जब ये जजमेंट्स आई थी तो उसके अंदर ये था कि जो बेसिक रिस्पोंडेंट्स है इस केस के अंदर वो 3 थे। एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो था और तीसरा पेमरा था। बाकी ये सारे जो लोग थे ये उस ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ही नहीं थे। बता दें कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि पेमरा की तरफ से आप वकील हैं, आपने कहा नहीं, मैं पेमरा की तरफ से मैं पेमरा की तरफ से लॉयर नहीं हूँ। वो पेमरा के जो लॉयर हैं वो हाफिज S.A. रहमान है। तो इस वजह से वो एक कंफ्यूजन हो रहा था, लोग आपको समझ रहे थे। नहीं, मैं इसमें नहीं हूँ। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि ये जो 5 रिव्यू पिटिशंस आए थे इसके अंदर अभी तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें उस रिव्यू के अंदर पार्टी बनाया जाए और हम इस रिव्यू को के मुतालिक जो है अपने कमेंट्स देना चाहते हैं। तो वो तो अभी वो स्टेज थी। अब ये है कि अगर टेक्निकली देखा जाता कि जब ये 2019 के अंदर जजमेंट आई थी तो उस वक्त जो भी चीफ जस्टिस थे उन्हें चाहिए था कि इसको एट अर्लीस्ट फिक्स करते और फिक्स करके इसका फैसला करते। हुआ इसलिए नहीं है कि चूंकि रिव्यू वाले जो चीज़ है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे रूल्स हैं, ये हमारा आर्टिकल 188 है, उसके अंदर ना आप बेंच को चेंज कर सकते हैं और ना आप लॉयर को चेंज कर सकते हैं। यही वो सबसे बड़ी रुकावट थी कि जिस वजह से जिन आपने 3 चीफ जस्टिस का नाम लिया है, जस्टिस गुलजार का, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का और जस्टिस बदयाल साहब का, ये तीनों सिर्फ इस वजह से इस केस को नहीं लगा रहे थे कि ये अल्टीमेट जो था वो लगना इन्हीं जज साहब के पास था और उनमें से एक जज साहब जो थे जस्टिस मुशीर आलम जो है वो रिटायर्ड हो चुके थे। दूसरा इसके अंदर एक टेक्निकल थी, अगर इस चीज़ को उस वक्त डील किया जाता, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी जजमेंट एक आई हुई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो किसी इंडिविजुअल जज के पास नहीं है। इस केस के अंदर इंटरेस्टिंग ये था कि ये काजी साहब ने खुद ही इनिशिएट किया, खुद ही इस पे कॉग्निजेंस लिया और खुद ही इसके ऊपर जजमेंट कर दी। और ये चीज़ जो थी किसी भी पार्टी ने ना उस वक्त प्रोसीडिंग्स के अंदर उठाई और ना अपने रिव्यू के अंदर उठाया। अब जब रिव्यू के अंदर ये चीज़ें आई हैं तो एक जेन्युइन चीज़ बनती थी कि आपको 5 साल पहले जब ये जजमेंट आई थी तो आपने उसके मुतालिक बहुत कुछ कहा। अब आपको यकदम ख्याल क्या आ गया और सारे N ब्लॉक आए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आई, उसमें पेमरा भी आया, उसके अंदर आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आया। उसके बाद ये जो 3 जिनके 2 पॉलिटिकल पार्टीज आई, एजाजुल हक साहब के लॉयर ने कहा कि जी मुझे टाइम दिया जाए, शेख रशीद साहब का था, उन्होंने कहा जी मुझे एक्सेस नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 17 वो डायरेक्शंस हैं। उसमें ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने 2014 का एक नेशनल एक्शन प्लान जो था उसमें भी उसके अंदर ये मेंशन था। और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये टू क्लोज द सेगमेंट है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जदून साहब बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
अमरीकी सालिसी के साथ सऊदी अरब और इजराइल के माबैन एक तारीखी डील अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता जुमे को व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक सदर बाइडन पुरअज़्म है कि मशरिक़ वस्ता का खित्ता एक बड़ी तब्दीली की तरफ गामज़न है। अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब, गार्डियन ऑफ द टू होलिएस्ट साइट्स और यहूदी रियासत इजराइल के दरमियान मुआहदे को सफारती फतह के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरने की उम्मीद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान के बाद अमेरिका की सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया है कि मेरी राय में दोनों ममालिक ने एक बुनियादी फ्रेमवर्क तय कर लिया है जिस पर अमल करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि मशरिक़ वस्ता के हरीफ ममालिक के दरमियान डील को हतमी शक्ल तक पहुँचाना एक पेचीदा इंतज़ामी काम होगा और इसके लिए हर किसी को कुछ न कुछ अमूर पर समझौता करना होगा। आज से 2 हफ्ते कबल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब के दौरान वाज़े अल्फाज में कहा था कि अमरीकी सदर जो बाइडन की मदद से इजराइल सऊदी अरब के साथ अमन की राह पर गामज़न है, जिससे मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी तब्दीली रूनमा हो सकेगी। न सिर्फ इजरायली वज़ीर आज़म, आज से 10 रोज़ कबल सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए बताया कि उनका मुल्क इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरान जौहरी हथियार रख सकता है तो हमें भी एक एटमी हथियार हासिल करना होगा। If Iran gets one nuclear weapon, we have to get one. सऊदी वली-ए-अहद के फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू से आया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब इजराइल डील के साथ इलेक्शन में उतरना चाहते हैं। इजराइल मशरिक़ वस्ता में अपने असर रसूख में इजाफा चाहता है और सऊदी अरब जौहरी हथियार हासिल करके ईरान के मद्दे मुकाबिल अपने दिफा को मजबूत करना चाहता है। इस एडिटोरियल में हम एक अहम सवाल उठाएंगे कि क्या सऊदी अरब के बाद दीगर छोटे ममालिक पर भी इजराइल के वजूद को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ेगा। गुज़श्ता हफ्ते इजरायली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन ने द जेरूसलम पोस्ट से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब और इजराइल के माबैन अमन मुआहदा होने की सूरत में अफ्रीका और एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 6 से 7 दीगर ममालिक को भी इजराइल को तस्लीम करना होगा। इजरायली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पीस विद सऊदी अरेबिया मीन्स पीस विद ग्रेटर मुस्लिम वर्ल्ड। दीगर ममालिक का नाम लेने से इनकार करते हुए इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि 6 से 7 मुस्लिम ममालिक के साथ मैंने मुलाकात की है, उनमें अहम मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं जो अमन में दिलचस्पी रखते हैं और हमारे उनके साथ पहले से ताल्लुकात नहीं हैं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा के बयान से नई क़यास आराइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से भी इजरायली कायदीन के साथ मुलाकात और ताल्लुकात के मुस्तक़बिल के बारे में सवालात किए गए, जिसके जवाब में उनका कहना था कि इजरायली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन की किसी भी पाकिस्तानी अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। जलील अब्बास जिलानी ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इजराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और ये वही रहेगी जो माजी में थी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मौक़िफ़ तो हमने आपके सामने रख दिया, मगर आज का एडिटोरियल हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हैं और सवाल छोड़े जाते हैं कि अगर सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करता है तो क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी दबाव बर्दाश्त कर सकेगा, और क्या आज की मौजूदा मौशी सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब की नाराज़गी गवारा कर सकता है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.